नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के SCERT पर प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 5 सालों से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती न आने से नाराज अभ्यर्थियों ने घेराव किया है। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने घेराव किया है। SCERT कार्यालय का यह घेराव किया गया। तस्वीरें भी इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज हैं ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। सरकार से नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि BTC और DLED परिवार की यही पुकार, प्राथमिक में नई शिक्षा भर्ती दे सरकार। सरकार ने वादा किया था कि 69,000 भर्ती पूरा होने के बाद बेसिक में नई भर्ती लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बेसिक में 51,112 पद खाली हैं। हमारी मांग है कि सरकार बेसिक शिक्षा में नई भर्ती विज्ञापन जारी करे। करीब 8 से 10 लाख प्रशिक्षु टेट और CTST पास करके बैठे हुए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो लगातार इस वक्त घेराव कर रहे हैं SCERT कार्यालय का। नई शिक्षक भर्ती को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 5 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना आने से जो अभ्यर्थी हैं वो काफी नाराज है। देखिए, रोजगार की समस्या भी कहीं ना कहीं पैदा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं आज की तारीख में जो CTET, TET और STST पास करके बैठे हैं। तो ऐसे में उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि सरकार जो है वो नियुक्तियां लेकर आए। सरकार से नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर कहना है कि BTC और DLED परिवार की यही पुकार, प्राथमिक में नई शिक्षा भर्ती दे सरकार। सरकार ने वादा किया था कि 69,000 भर्ती पूरा होने के बाद बेसिक में भी नई भर्ती लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बेसिक में 51,112 पद खाली हैं। हमारी मांग है कि सरकार बेसिक शिक्षा में नई भर्ती विज्ञापन जारी करे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और करीब 8 से 10 लाख प्रशिक्षु टेट और CTST पास करके बैठे हैं। तो रोजगार को लेकर ये तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से ये गुहार लगाई जा रही है कि नियुक्तियां लेकर आए। पिछले 5 सालों को लेकर के प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने SCERT कार्यालय का ये घेराव किया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करें SCERT के कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पे SCERT पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश से अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। इनकी जो कहना है कि हमारी मांगे सरकार की बेसिक शिक्षा की नई विज्ञापन जारी करे और 8 से 10 लाख प्रशिक्षण और टेट और CTC के जो अभ्यर्थी हैं वो उनको पास किया जाए, उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और योगी सरकार की अगर बात करें तो योगी सरकार से नाराज है अभ्यर्थी। लगातार सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं और इससे पहले इको गार्डन में कई लंबे समय तक ये बैठे रहे थे धरने को लेकर के। लेकिन अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार से बातचीत कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है जो बीच में जो पैरवी नहीं हो पा रही, उसको लेकर के अभ्यर्थियों के अंदर नाराजगी है। और आज वो जो है SCERT कार्यालय जो है पहुंच गए हैं और लगभग पिछले 5 वर्षों से जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज की अगर बात की जाए तो अभी तक उनकी किसी से वार्ता नहीं हो पाई है कार्यालय में। लेकिन आला अधिकारी जो हैं वो कार्यालय में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनकी किसी से वार्ता नहीं हो पाई है। पुलिस बैरिकेडिंग लगा दिया गया है कि जिससे कि ये रोड पे ना निकले और रोड पे न जाने पाए। जी ठीक है, अभी फिलहाल जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर किसी अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? SCERT का कोई भी अधिकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे सुबह से ही अभ्यर्थी जो हैं अपनी मांगों को लेकर के वहां पे डटे हुए हैं। लेकिन अभी तक कार्यालय के अंदर जो है अधिकारी जरूर निश्चित तौर पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनके किसी भी मेंबर को नहीं बुलाया गया है कि 5 लोगों के समूह को बुला करके उनसे वार्तालाप करें कि आखिर आप क्यों बैठे हैं, क्या कारण है। लेकिन इस प्रकार से कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है वहां से कि कोई भी किसी को बुलाया गया है ना किसी को। या हालांकि अधिकारी अपने आप को मीटिंग में का हवाला देते हुए कार्यालय में बैठे जरूर हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों से अभी तक किसी प्रकार से कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। जी, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि देखिए, सुबह से ये इतनी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर बैठे हुए हैं, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये अभ्यर्थी अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगभग 5 वर्षों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने इको गार्डन में प्रदर्शन किया, साथ ही साथ में अगर बात करें तो विधानसभा में वो प्रदर्शन कर चुके हैं, बीजेपी कार्यालय का कई बार घेराव कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी मांगे अगर मानी जा रही होती तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो उनकी सरकार निश्चित तौर पर सुनती। लेकिन जिस तरीके से टेट और सीटीईटी के उत्तीर्ण होने की बात कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो उसको लेकर के लगातार जो है विवाद जो है बना हुआ है। यानी कि मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन किसी न किसी प्रकार से जो है पूरी तरीके से सरकार की तरफ से अगर पैरवी हुई होती तो निश्चित तौर पर इन अभ्यर्थियों को जो है लाभ मिल पाता। जी ठीक है संदीप, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मुख्य मांगे क्या कुछ हैं? देखिए बिल्कुल ये बीटीसी और डीएलएड परिवार से हैं और इनकी जो मुख्य मांगे जो हैं वो बेसिक शिक्षा की नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। जो बच्चे सीटीई और टेट के करके आगे बढ़े हुए हैं उन भर्तियों उन विज्ञापन में इन बच्चों को सम्मिलित किया जाए, जो इनकी मुख्य मांग है उसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले टेट के एग्जाम के अंतर्गत जो कम अंक आए थे उसको लेकर के विवाद हुआ था, उत्पन्न हुआ था। 69,000 भर्ती में भी यही मामला सामने निकल के आया था, जिसमें ये विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद मामला कोर्ट चला गया था। और ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसमें भी यही एक विवाद जो है वो उत्पन्न होता है, जिसको लेकर के ये अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट में हमारी पैरवी की जाए सरकार की तरफ से, जिसे हमें न्याय मिल सके। तो यही एक मुख्य मांग है जिसको लेकर के ये लोग 5 सालों से जो है धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए संदीप। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न पदों पर चयनित 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कार्मिक विभाग की ओर से विकसित कराए गए ई अधियाचन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार को आपसे बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। आम आदमी तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पहुंचने में आपकी बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के अंदर एक अच्छी छलांग लगाई है, अपनी एक नई यात्रा और एक नई दूरी तय की है। आज से 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। आज इनके सामने पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावना है, और उत्तर प्रदेश के बाहर भी वे देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएंगे, अब अपने राज्य के बारे में बताने में, अपने देश के बारे में बताने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। उत्तर प्रदेश में निवेश की बात तो दूर, जो यहां निवेश पहले से था वे भी अपना निवेश को यहां पे समेट करके जाना चाहते थे। लेकिन यही उत्तर प्रदेश है जिसमें आप अभी हाल ही में संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी उत्तर प्रदेश को विभिन्न सेक्टर में प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पे एक्सप्रेस हाईवे जिस तेजी के साथ बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बैकबोन है। एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ बढ़ी है, वाटरवे का निर्माण हुआ है, प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। गांव हो या शहर, हर एक स्थल पर कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। कारण प्रशासन में स्थिरता और स्थायित्व देने, एक स्वच्छता और पारदर्शी कार्य पद्धति को प्रोत्साहित करने और प्रदेश की उस युवा शक्ति को, जो युवा शक्ति प्लान करने के लिए मजबूर होती थी, उस युवा शक्ति को प्रदेश के अंदर ही जब सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ तो उस युवा शक्ति ने भी अपनी प्रतिभा को भरपूर उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किया है। और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। अभ्यर्थियों को आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई संपन्न हो रही है। ये वास्तव में आपके हौसलों को एक नई उड़ान देने का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। प्रदेश में एक तरफ
शासकीय सेवाओं में पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ निजी निवेश के माध्यम से भी करोड़ों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश एमएसएमई का देश का सबसे बड़ा बेस हमारे पास था, लेकिन ये दम तोड़ रहा था। हमने इसको ब्रांडिंग की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में, माटी कला बोर्ड के रूप में। आज परिणाम हम सबके सामने है। तो ई अध्याचन पोर्टल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुभारंभ किया, जहां यूपी पीएससी से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज दिए गए हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं मेरठ से, जहां पर छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और छज्जा गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं थाना कोतवाली क्षेत्र के गुजरी बाजार का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक बच्ची की मौत की खबर है, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं घायल बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 बच्चों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे में मामले में पुलिस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। पुलिस भी बोलने को तैयार नहीं है इस पूरे मामले में। मेरठ में छज्जा गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छज्जा गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक की मौत भी हो गई है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि उसको लेकर अभी तक ना पुलिस की तरफ से ना ही अस्पताल की तरफ से की गई है। जानकारी है कि घायल बच्चों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बच्चों की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। और इस पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता अतुल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अतुल, क्या कुछ ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 बच्चे घायल हुए हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानकारी है कि एक बच्चे की मौत भी हो गई है इस हादसे की वजह से, जिस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही ये भी जानकारी दें कि आखिर इस हादसे के पीछे कारण क्या है। कीर्तिका थाना कोतवाली क्षेत्र के गुजरी बाजार का ये मामला है, जहां पर जर्जर बिल्डिंग थी, उसका छज्जा गिर जाने से एक बड़ा हादसा हुआ है। 4 बच्चों के दबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पर जिला अस्पताल में मौजूद है। एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। जो परिवार के लोग हैं परेशान हैं, फूट कर रो रहे हैं। उनकी एक बच्ची थी और उसकी भी मौत हो गई। देख सकते हैं जो तस्वीरें न्यूज़ 180 आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो जिला अस्पताल पहुंचे हैं। जिला अस्पताल के अंदर यहाँ पर जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी है, साथ प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार यहाँ की बात की जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए, खुद सीएमओ यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन हादसा एक जर्जर बिल्डिंग की जो छज्जा है उसे गिरने के बाद हुआ है। जो बच्चे हैं उनके दबे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहाँ जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? हाजी इकबाल। क्या हादसा हुआ है और कितने बजे की ये घटना है? ये लगभग जो कोई 2 बजे 3:30 या 3 की बात है। एक बच्ची की जान भी गई है और कितने बच्चे घायल हैं? 2 बच्चे और घायल है उसमें। 2 बच्चे और घायल है जो भर्ती करा दिए उन्हें आनंद में, और 2 जो चलते राहगीर थे उनके भी चोट है। तो क्या मानते हैं, बिल्डिंग कितनी पुरानी थी और उसके बावजूद जिस तरह से छज्जा गिरा है, बड़ी घटना हुई है, उसको लेकर के क्या कहना? बिल्डिंग तो काफी पुरानी थी, खस्ता हालत थी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। और शहर में आसपास में गुजरी बाजार में कितनी ऐसी जर्जर बिल्डिंग है जिनसे कभी भी कोई घटना हो सकती है? बिल्डिंग है तो काफी है, काफी बिल्डिंग है। वहाँ पे सर्व होनी चाहिए वहाँ का। बिल्डिंग और भी है उधर, कितनी और जर्जर बिल्डिंग है 5-7 और है उधर। तो देखिए, लगातार सरकार का कहना है जो जर्जर बिल्डिंग है उन पर प्रशासनिक अधिकारी निगाह बनाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी एसी के कमरों में बैठकर के अपना निफराम काम कर रहे हैं। उसके बावजूद देख सकते हैं कि बड़ी घटना मेरठ में देखने को मिली है। एक बच्ची की जान गई है, साथ ही 3 बच्चे अभी घायल बताए जा रहे हैं। लगातार देखा जाए जो पुलिस है, क्षेत्रीय पुलिस मौके पर यहाँ तैनात है। जो लोग हैं उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है बड़ी लापरवाही सामने आई है कि अलाया अपार्टमेंट के बाद मेरठ के अंदर जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरने से बच्चे दबे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लापरवाही बर्दाश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अतुल, जो बच्चे इस वक्त घायल अवस्था में हैं उनकी उम्र क्या होगी लगभग? इस बारे में कुछ जानकारी अभी तक? देखिए, क्षेत्र के लोग से ही बात करेंगे। जो बच्चे घायल हैं उनकी उम्र कितनी होगी लगभग? एक बच्चे जो एक्सपायर हुआ वो तो 10-11 साल का है,
और एक 6-7 साल का, एक 8 से 9 साल का। देखिए आसपास में जो बच्चे खेल रहे थे, बिल्डिंग के आसपास जो बच्चे खेल रहे थे, उनके जी। खेलने के दौरान ये हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, परिवार से, घर से निकलकर, कल से रमजानों का त्योहार है और उसी के बाद जो बच्चे हैं वो चीज लेने के लिए, अपना कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर गए थे और उसके बाद बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं रखते। क्षेत्र में कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, कौन सी बिल्डिंग बिल्कुल। बेकार हो चुकी है, उस पर वहां प्रतिबंध किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासनिक अधिकारी है वो एसी के कमरों में बैठकर निफराम से अपना काम कर रहे हैं। क्या किसी अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस हादसे के बाद अभी तक सामने आई है? अभी तक अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस के आला अधिकारियों की बात की जाए, तो वो बसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, यहाँ पर सीएमओ खुद पहुंचे हैं मामले को लेकर के जायजा लेने के लिए, लेकिन अभी तक कोई बात करते हुए नजर नहीं आए। डॉक्टर जो यहाँ पर इमरजेंसी इंचार्ज है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 बच्चे यहाँ पर आए थे, एक बच्चे की डेथ हो गई है और साथ ही जो बच्चे हैं उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार वालों की तरफ से क्या कहा जा रहा है अतुल? देखिए, ये परिवार के लोग ही हैं जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, सभी परेशान हैं। बच्ची के जाने से दुख मना रहे हैं। कल से रमजानों का त्योहार है और एक घर बिल्कुल। का सदस्य कम होने के बाद परिवार में दुख की लहर देखने को मिल रही है। बच्ची खेलती कूदती अपने घर से सामान खरीदने के लिए जाती है। ये परिवार की जो बेटी है उसके पिता हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन। बाबूजी, क्या करने गई थी आपकी बेटी और किस वजह से ये हादसा हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? मैं तो काम पे था, मुझे पता लगा ये बच्चे चीज लेने गए, तो जब वो ही गिरा। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, क्या मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? बिल्डिंग ही पुरानी है, किसको दोष? किसी ने गिराई तो है नहीं। ऊपर वाले की मार। ऊपर वाले। कल से रमजान है, बड़ा दुख का इस समय है, संकट है। क्या कहूँ मैं आपसे, दुनिया उजड़ चुकी, जिसकी जवान बच्ची, अब कितने बच्ची से आदमी मोहब्बत करता, दुनिया की चीज एक तरफ, बेटी एक तरफ। कितने वर्ष की बच्ची थी आप? मेरी 13-14 साल की बच्ची। देख सकते हैं इस पिता का दर्द किस तरह से झलक रहा है। 13 साल की बच्ची को रमजान से पहले खोया है। परिवार में इस समय दुख की लहर देखने को मिल रही है। जी। आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी संवेदनाएं दे रहे हैं, लेकिन लगातार देखा जाए तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जर्जर बिल्डिंग है उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उन पर सील नहीं लगाते हैं, आसपास में प्रतिबंध इलाका नहीं करते हैं। ठीक है, शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए 4 के चक्रव्यूह में अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को उर्दू में पीएम मोदी के मन की बात को समझाएगी। इसके लिए नरेंद्र मोदी के मन की बात का उर्दू में अनुवाद भी किया गया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। यूपी बीजेपी 80 में 80 यानी संपूर्ण कमर खिलाने की तैयारी कर चुकी है। उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा भी लगातार हाथ में हाथ बटाता नजर आ रहा है, चाहे स्नेह मिलन कार्यक्रम हो, चाहे मोदी मित्र कार्यक्रम हो। और अब जो बात करेंगे वो है 2022 के मन की बात के 12 संस्करण, जिनको उर्दू में अनुवाद किया गया। हमारे साथ खुद बात करने में मौजूद है मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी। बस भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पे। लगातार हम देख रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति बड़ी होती है, चाहे पसमानदा समाज की बात कर लें आप, चाहे आप स्नेह मिलन की बात कर लें, चाहे मोदी मित्र की बात कर लें। अब आप लोगों ने संस्करण बनाया है, क्या है पूरा, किस चीज़ से आपने कैसे इसको देखा है? मोदी जी जो एक मन की बात का कार्यक्रम हर महीने करते हैं, उससे बड़ी तादाद में देश के लोग जुड़ते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे नहीं जुड़ पाते हैं या इसको नहीं सुनते हैं, क्योंकि समय की व्यवस्था है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही इस जो 2022 की 12 मन की बातों का एपिसोड है, उसको एक किताब की शक्ल दे करके जो मोदी जी ने मन की बात में बातें कही हैं, उनको उर्दू में अनुवाद करा करके अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीटों पर और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के अंदर इस किताब को तोहफे के रूप में उन मुसलमानों तक पहुंचाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा जो मौलाना हैं, टीचर हैं या प्रोफेशनल्स हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ लीडर्स हैं। तो तमाम ऐसे लोग जो समाज को प्रभावित करते हैं, उन लोगों तक लगभग 1 लाख ये किताबें हम छपा करके अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पहुंचाने का काम करेंगे। विपक्ष लगातार ये कहता रहता है कि जोड़ने की जगह आप तोड़ने की कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक जो नहीं जुड़ना चाहता है भारतीय जनता पार्टी से, उसको जबरदस्ती जोड़ने की एक कवायद करते हैं, जो कि अंदर खाने में ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो हमें करना है केवल अपना काम। और मोदी जी ने भी लगातार कहा है कि हमें समाज के हर तबके तक जाना चाहिए। मेरे प्रयास भी उसी में एक छोटा सा तिनका भर एक प्रयास है, जिसको मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं और करूं। बस भाई, देखा गया कि जिस तरह से हिंदी उर्दू में आपने इसका संस्करण का अनुवाद करवाया गया है, आप लोग का मोदी मित्र का भी एक कार्यक्रम, जैसे 65
आपके जो लोकसभा सीटें हैं उनको गिना गया है, उत्तर प्रदेश में भी उसकी तैयारी की जा रही है। तो माना जा रहा है एक बार फिर से आप लोगों ने संपूर्ण कमल की जो आप लोगों ने बात की गई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 में से 80 जीत के ऊपर फिर से प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश हम भेजेंगे प्रधानमंत्री के बनने के लिए। तो उसमें जिस तरीके से योगदान देखा जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक लेके हमेशा से कहा गया था कि बांटा जाता है, विपक्ष अपना दावा करती कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम जो हैं या अल्पसंख्यक बात कर ले वो उनके साथ हैं। पसमंदाओं की जो आपने बैठक की वो खाली नाम आते थे, उसमें कोई पसंदा आए नहीं थे, आपके खुद के कार्यकर्ता ही खाली आए थे। तो कैसे विपक्ष को आप लोग कैसे जवाब देंगे? नहीं, चलिए वो ये मानते हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता ही थे। हम तो 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, बिना धर्म की बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल गरीब कल्याण और अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। चाहे मोदी जी हों या योगी जी हों, योजनाएं ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें मुसलमानों को बड़ी हिस्सेदारी ना मिली हो। जो लोग मुसलमानों को वोट बैंक समझते थे, आज वो वोट बैंक नहीं है, वो देश के अहम नागरिक हैं और योजनाओं का हिस्सा हैं। इन लोगों को परेशानी है और परेशान रहेंगे, क्योंकि ये लोग दलों से गठबंधन करते हैं और हम दिलों से गठबंधन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुंवर बासित अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, बताया था कि हम दलों से नहीं, हम दिलों से लोगों से जुड़ते हैं, जनता के बीच में आते हैं, जनता से सरकार है, इसलिए हमारी कई जगह और प्रदेश और देश में सरकार है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। पीडीए का बुलडोजर अतिक्रमण के साथ साथ उनके करीबियों पर भी चल रहा है। आज करेली थाने के अंतर्गत बख्शी मोड़ा इलाके में 300 बीघा पर ये बुलडोजर चलाया गया। अतीक के साधु इमरान अहमद ने अवैध रूप से ये प्लॉटिंग की हुई थी, जहां पर आज ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये बुलडोजर अतिक्रमण के साथ साथ जो अतीक के करीबी हैं उन पर भी लगातार चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सिविल में तैनात उपखंड अधिकारी जितेंद्र विक्रम सिंह का बड़ा कारनामा सामने आया। 17 माप पुस्तिकाओं को गायब के मामले में सजा काट रहे आरोपी अभियंता ने बड़ा खेल किया। मध्यांचल में तैनाती के दौरान 17 माप पुस्तिकाओं की चोरी का यह मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया कि उससे पहले अयोध्या खंड में इनके कार्यकाल के दौरान 11L माप पुस्तिका भी गायब निकली। सूत्र बता रहे हैं कि करोड़ों के काम का फर्जी भुगतान माप पुस्तिका से किया गया था। विभाग को लगाई गई थी करोड़ों की चपत। आरोपी उपखंड अधिकारी जितेंद्र विक्रम सिंह ने पत्र के माध्यम से कई बार वर्तमान अधिशासी अभियंता ने गायब माप पुस्तिकाओं को जमा करने के लिए लिखा और उसके बाद भी आज तक ये माप पुस्तिका जो है उन्हें जमा नहीं किया गया, ना ही पत्र का कोई एक समुचित जवाब दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो इनके भ्रष्टाचार से उजागर होती है कि उसके खिलाफ फर्जी शिकायत कर वो दबाव बनाता था। मध्यांचल में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति अर्जित करने की बात भी इस वक्त सामने आई है। मध्यांचल से पूर्वांचल के स्थानांतरण के बाद फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर वो व्यक्ति छुट्टी पर चल रहा है। तो उपखंड अधिकारी जितेंद्र विक्रम सिंह का ये पूरा बड़ा कारनामा इस वक्त सामने आया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में के सिविल में तैनात हैं और जो माप पुस्तिका है उन्हें ही गायब कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी माप पुस्तिका को गायब करने का मामला सामने आया था और वो उसमें भी इन्हीं का नाम शामिल था। अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में अधिकारी जितेंद्र विक्रम सिंह के इस बड़े कारनामे को लेकर? जितेंद्र विक्रम सिंह की बात करें तो न्यूज वन इंडिया ने बड़े भ्रष्टाचार से पर्दा हटाया था। एमबी घोटाले को लेकर जब इनके कारनामों को उजागर किया गया था, उसके बाद जो है एसडीओ जितेंद्र विक्रम सिंह को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। तो एक बार फिर से एसडीओ जितेंद्र विक्रम सिंह सुर्खियों में है। जिस तरीके से ठेकेदार ने आरोप लगाए हैं कि उनके लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अधिकारियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेटर चोरी का पूरा मामला चेयरमैन एम देवराज को लिखित में अवगत कराया गया। उसके अलावा ठेकेदार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस पूरे प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में जितेंद्र विक्रम सिंह के ऊपर अवैध तरीके से लेटर हेड का इस्तेमाल करने व लेटर हेड को
फर्जी तरीके से अधिकारियों को बदनाम करने के एवज में एफआईआर भी कराई जाएगी। एम देवराज की तरफ से इससे पहले भी कार्रवाई की गई है। अगर हम एसडीओ जितेंद्र विक्रम सिंह की बात करें तो एक और इनका मामला सुर्खियों में आया है कि हाल ही में अयोध्या में 2 और मां पुस्तिकाएं गायब हुई हैं, जिसका आरोप इनके ऊपर लगा है। उसको लेकर भी विभाग जो है अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरे प्रकरण को चेयरमैन से अवगत करा दिया गया है। उसके अलावा जो चीफ है उनको भी पूरे मामले से अवगत कराया गया। हालांकि अभी जो जितेंद्र विक्रम सिंह है वो निलंबित चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार जो अधिकारियों को फंसाने का काम हो, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का मामला रहा हो, या फिर जो है मां पुस्तिकाओं को गायब करने का मामला रहा, उन तमाम प्रकरणों को चाहे वो चेयरमैन एम देवराज रहे हो, ऊर्जा मंत्री के शर्मा रहे हो, सबको लिखित रूप में अवगत कराया गया है और इनके ऊपर तमाम जांचें प्रचलित है। अब देखना होगा जिस तरीके से ठेकेदार ने आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि एक अधिशासी अभियंता को फंसाने के लिए उस लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से गंभीरता के साथ विभाग कार्रवाई करता है। दूसरी ओर एक और आरोप जितेंद्र विक्रम सिंह के ऊपर लगा है कि जिस तरीके से इनका जब पूर्वांचल में स्थानांतरण हुआ उसके बाद लगातार ये जो है मेडिकल लीव लेकर लखनऊ के मध्यांचल में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में क्या उस मेडिकल सर्टिफिकेट का भी जो है चेक कराया जाएगा कि क्या ये वाकई में अस्पताल में भर्ती हैं या फिर मध्यांचल में घूम रहे हैं, जिससे सीसीटीवी फुटेज भी कई अधिकारियों और कर्मचारियों के पास मौजूद है। देखना होगा इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई होती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए नीलेश। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।